आज भाषानामा फेसबुक पेज के द्वारा राजा राम मोहन राय और भारतीय नवजागरण विषय पर आयोजित इस ऑनलाइन व्याख्यान में सम्मिलित हो रहे मैं सभी सुधी श्रोताओं का, विद्यार्थियों का, अपने साथियों का, मित्रों का को नमस्कार करता हूं। मैं कृतज्ञ हूं, आभार प्रकट करता हूं सीमांकन यादव जी के प्रति, अश्वनी के प्रति, विकास के प्रति कि इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचारों को साझा करने के लिए मुझे अवसर दिया। साथियों, व्याख्यान शुरू होने के पूर्व मैं यह बतलाना चाहूँगा, यह जो वर्ष है, यह जो वर्ष चल रहा है, यह कई कारणों से महत्वपूर्ण है। राजा राम मोहन राय का यह 250वां जयंती वर्ष है। अभी सितंबर में ही सर विलियम जोन्स का 275वां जयंती वर्ष बीता और अरविंद घोष का यह 150वां जयंती वर्ष है। ध्यान से देखिए, नवजागरण के नायकों के लिहाज से यह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में भाषानामा फेसबुक पेज के द्वारा इस व्याख्यान का आयोजन निश्चित तौर पे एक महत्वपूर्ण सराहनीय पहल है। राजा राम मोहन राय और भारतीय नवजागरण मूल विषय पर आने के पूर्व मैं उस दौर का जो सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक परिवेश है, राजा राम मोहन राय किन परिस्थितियों की उपज हैं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। भारतीय नवजागरण की क्या खासियत रही है, पश्चिम का जो रेनेसा है उससे भारतीय नवजागरण किस तरह भिन्न है, इन बिंदुओं से शुरुआत कर मैं राजा राम मोहन राय के अवदान और नवजागरण के अग्रदूत के रूप में उनकी भूमिका पर अपनी बात रखूंगा। 1775 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी का अधिकार मिलता है, 1765 से लेकर 1835 तक यदि पूरे भारतीय परिदृश्य को देखिए तो भारतीय पौरुष के जितने भी उभार थे, चाहे वो सिख हों, चाहे वो मराठे हों, चाहे वो मुगल हों, सब निष्प्रभ, निस्तेज हो चुके हैं। धीरे धीरे पूरे भारत में ब्रिटिश राज स्थापित हो चुका होता है। ऐसी स्थिति में राजा राम मोहन राय का, ऐसे ही युग में राजा राम मोहन राय का जन्म होता है। यह जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में जिस नई जाति का, सभ्यता का आगमन होता है, वह कई अर्थों में भारतीय समाज से, विशेषकर जो हिंदू मुस्लिम समाज था, उससे भिन्न था। और इस आगमन का, यूरोपियों के इस आगमन का, ब्रिटिश राज की इस प्रभुत्व का, स्थापना का यदि नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था भारतीय मानस के ऊपर, तो एक सकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा था। वह सकारात्मक प्रभाव ही नवजागरण है, भारतीय नवजागरण। मित्रों, इस नवजागरण में जागरण और सुधार का एक जो विराट उद्यम किया जाता है, अगर इस पूरे नवजागरण की प्रक्रिया को गौर से देखें तो इस नवजागरण की मूल बात यह नहीं है कि स्त्री की दशा में उत्थान हो, छुआछूत की समाप्ति हो, जाति प्रथा की समाप्ति हो, शिक्षा का प्रसार हो, धार्मिक समन्वय की भावना का विस्तार हो। यह मूल बात नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं।
इस नवजागरण की जो मूल बात है वह यह है कि अपनी अस्मिता का बोध, जिस भारतीय अस्मिता को ईसाई मिशनरीज के द्वारा कलंकित किया जा रहा था, लांछित किया जा रहा था, पददलित किया जा रहा था, लगातार भारत को इतिहास विहीन, सभ्यता संस्कृति विहीन राष्ट्र घोषित किया जा रहा था और गुलामी को भारत की नियति बताया जा रहा था, ऐसे समय में नवजागरण के नायकों के द्वारा जो मूल कार्य किया जाता है वह मूल कार्य है अपनी अस्मिता का बोध, इस अस्मिता के रक्षण के लिए प्रयत्नशील होना और बाकी जो सुधार के कार्य नवजागरण के नायकों के द्वारा किए जाते हैं वह अनुषांगिक कार्य है। और इसी अस्मिता का जो बोध है, इसी के निमित्त हर नवजागरण के चिंतक अपने ढंग से अतीत का अन्वेषण करते हैं, राष्ट्र का अन्वेषण करते हैं और इसकी पूर्णता हम पाते हैं पंडित नेहरू के यहाँ डिस्कवरी ऑफ नेशन के रूप में। बहरहाल यह जो भारतीय नवजागरण है, पश्चिम का जो नवजागरण है, पश्चिम का जो रेनेसा है, जो मूल भिन्नता है वह यह है कि भारतीय नवजागरण के जो भी नायक हैं, चाहे वो राजा राम मोहन राय हों, देवेंद्रनाथ ठाकुर हों, केशव हों, दयानंद हों, विवेकानंद हों, इन सबको देखिए तो ये सारे लोग धर्म की भूमि पर खड़े होकर के सामाजिक सुधार की बात कर रहे हैं, मरणासन्न राष्ट्र को जगाने का उद्यम कर रहे हैं। यानी कि भारतीय नवजागरण में धर्म का निषेध नहीं था, धर्म का निषेध नहीं था और विज्ञान के प्रति एक स्वागत का भाव था, उत्साह का भाव था। पश्चिम के नवजागरण को देखिए, पश्चिम का जो नवजागरण है, रेनेसा जो है, वहां धर्म और विज्ञान प्रतिपक्षी की भूमिका में एक दूसरे के विरोध में नजर आते हैं। भारत में ऐसी बात नहीं थी। मित्रों, जब नवजागरण की पूरी प्रक्रिया को, चाहे वो बंगाल का हो चाहे महाराष्ट्र का हो, आप देखेंगे तो पाएंगे जब राजा राम मोहन राय सती प्रथा का विरोध कर रहे हैं तो जिन शास्त्रों का हवाला दे करके पुरातन पंथी लोग, रूढ़िवादी लोग सती प्रथा का समर्थन कर रहे थे, जाति प्रथा का, अस्पृश्यता का समर्थन कर रहे थे, उन्हीं शास्त्रों का सहारा लेकर के नवजागरण के ये नायक सती प्रथा का विरोध करते हैं, छुआछूत का विरोध करते हैं, स्त्री उत्थान की बात करते हैं। तो यह भारतीय नवजागरण की एक बड़ी विशेषता है। पश्चिम नवजागरण के बरक्स जब हम भारतीय नवजागरण को देखते हैं, यह जो नवजागरण है 1765 के बाद जब कंपनी राज धीरे धीरे भारत में स्थापित होता है तो ब्रिटिश अधिकारियों का एक वर्ग ऐसा भी है जो सुरुचि संपन्न है, अध्येता प्रवृत्ति का है, उसकी भारत में गहरी दिलचस्पी है और वह भारत के अतीत का उत्खनन करता है, भारत के अतीत के महिमाशाली पक्षों का उद्घाटन करता है। विल्किंसन हो चाहे विलियम जोन्स हो, यह अपने अनुसंधान के द्वारा, अपनी खोजों के द्वारा लगातार धर्म के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में इस प्राचीन राष्ट्र की जो उपलब्धियां रही हैं उसको उजागर करते हैं और पश्चिम जिस राष्ट्र को, जो पराधीन राष्ट्र था, उस पराधीन राष्ट्र के अतीत के वैभव से परिचित होता है। इसी दौरान सन 1800 में जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है, श्री रामपुर में जब बैप्टिस्ट मिशन की स्थापना होती है, इनके द्वारा भी प्राचीन ग्रंथों का,
संकलन होता है, संपादन होता है, जो देसी भाषाएं हैं उनको व्यवस्थित किया जाता है, उनका कोश तैयार किया जाता है, व्याकरण तैयार किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि एक पृष्ठभूमि निर्मित हो रही थी। लेकिन इसके साथ हमें यह भी देखना चाहिए, इन ब्रिटिशों में से, पश्चिमों में से ऐसे भी थे जो लगातार भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास को हीन सिद्ध करने का भी उद्यम कर रहे थे। ऐसे ही दौर में राजा राम मोहन राय का जन्म होता है। 22 मई 1772 एक प्रतिष्ठित संभ्रांत परिवार में, एक ब्राह्मण परिवार में जन्म होता है। राजा राम मोहन राय 1772 से लेकर 1833 तक का जो जीवन काल है, इस जीवन काल को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि आगे आने वाले जागरण सुधार की जो भी कार्य उपनिवेशकालीन भारत में होने वाले थे, उन सब का बीजारोपण, उन सारी प्रवृत्तियों का श्री गणेश हम राजा राम मोहन राय के माध्यम से होता हुआ देखते हैं। चाहे वो समाज सुधार की बात हो, चाहे वो स्वाधीन प्रेस की बात हो, चाहे वो शिक्षा के प्रसार की बात हो, चाहे वो स्त्री हितों के संरक्षण और संवर्धन की बात हो, चाहे वो धार्मिक समन्वय की बात हो, इन सारी प्रवृत्तियों का श्री गणेश शुभारंभ हम राजा राम मोहन राय के कृतित्व में देखते हैं। इनके व्यक्तिगत जीवन को जब हम देखेंगे और इनका जो सार्वजनिक जीवन को जब हम देखेंगे तो पाते हैं, व्यक्तिगत जीवन को मैं पहले आऊंगा कि जो पृष्ठभूमि है, जो परिवेश है राम मोहन राय का, एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म हुआ, संभ्रांत परिवार में जन्म हुआ, एक धार्मिक आस्था वाले परिवार में जन्म हुआ। लेकिन बचपन से ही जो प्रवृत्ति थी राजा राम मोहन राय की, वह तर्कवादी, बुद्धिवादी प्रवृत्ति थी। पटना भेजे गए अरबी फारसी के अध्ययन के लिए। वहां इस्लामिक जो तर्क शास्त्र है, दर्शन शास्त्र, उसका गहन अध्ययन करते हैं। सूफियों का जो काव्य है उससे परिचित होते हैं, सादी से, रूमी से, हाफिज से। उसके बाद वह बनारस जाते हैं, संस्कृत का अध्ययन करते हैं, वेद उपनिषद से परिचित होते हैं और 1802 में एक किताब लिखते हैं, तुहफात उल मुवाहिदीन, एकेश्वरवादियों को तोहफा नाम से। 30 वर्ष की अवस्था में यह किताब लिखते हैं और 30 वर्ष की अवस्था में एक धर्मपरायण परिवार का युवा लड़का पूरी तरह से मूर्ति पूजा और कर्मकांडों का विरोधी हो चुका है। अपने धार्मिक मान्यताओं, विश्वासों के कारण पिता से मतभेद होता है, घर छोड़ करके जाना पड़ता है, आगे चल करके माता से मतभेद होता है, संपत्ति से बेदखल करने की नौबत आती है। इनकी मां ने ही इनके विरुद्ध संपत्ति से बेदखली के लिए मुकदमा दायर किया, सिर्फ अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण। राम मोहन राय की जो धार्मिक मान्यताएं हैं और परिवार की जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उसमें जो टकराहट है, उसके कारण ये सब चीजें होती हैं। 12-13 वर्ष की अवस्था में जब हम राजा राम मोहन राय को देखते हैं, जब देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश राज स्थापित हो चुका है, तो घर छोड़ के चले जाते हैं। एक आत्मचरित परक पत्र में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है, जब मैं देखता हूं कि भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित हो गया है, तो मैं इतना दुखी होता हूं कि मैं देश के विभिन्न हिस्सों में, विदेश में जाकर के यहाँ वहाँ घूमता हूँ, घुमक्कड़ी करता हूँ। तिब्बत जाते हैं और वहाँ वह बौद्ध धर्म दर्शन से परिचित होते हैं। शुरू से ही बताया कि तर्कवादी प्रवृत्ति थी, इस नाते तिब्बत में जब वह बौद्ध धर्म का एक कर्मकांडीय रूप, मठाधीशी रूप देखते हैं,
तो टीका टिप्पणी करते हैं और पंडों से विरोध होता है, जान पे खतरा आता है और एक तिब्बती महिला इनको बचाती है। जान भागकर किसी तरह से निकलते हैं। कुछ लोग, कुछ विद्वान कहते हैं उस महिला के उपकारों के कारण ही संपूर्ण नारी जाति के प्रति राजा राम मोहन राय के मन में, हृदय में आजीवन एक कृतज्ञता का भाव रहा। ये सारी बातें इस नाते में बतला रहा हूं कि राजा राम मोहन राय को जब मैं देखता हूं तो एक ऐसे स्कॉलर के रूप में पाता हूं, अध्येता के रूप में, जो हिंदू धर्म दर्शन से भी भली भांति परिचित है, ईसाई धर्म दर्शन से भी भली भांति परिचित हैं, मुस्लिम धर्म दर्शन से भी भली भांति परिचित हैं, बौद्ध और जैन परंपराओं से भी परिचित हैं। ईसाइयों से इनका जो संपर्क हुआ, इसका कारण था जो श्री रामपुर के बैप्टिस्ट चर्च के जो मिशनरीज थे, विलियम कैरी, एडम स्मिथ जैसे लोगों के साथ इनके अच्छे संबंध थे। डिग्बी साहब, वुडफोर्ड जैसे जो अंग्रेज अधिकारी थे, इनसे अच्छे संपर्क थे। इनके संपर्क के कारण राजा राम मोहन राय पश्चिम के जो ज्ञान विज्ञान हैं उसके परिचित होते हैं और ईसाइयत से भी परिचित होते हैं। सारे धर्मों से परिचय के बाद राजा राम मोहन राय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि धर्मों में, जो विभिन्न धर्मों में जो विरोध है, जो अंतर विरोध है, जो संघर्ष की स्थितियां हैं, उसका मूल कारण जो है वह कर्मकांड और पाखंड, जो बाह्याडंबर है वह है। मूलतः सभी धर्म एकेश्वरवाद की ओर जाते हैं और धार्मिक समन्वय का मार्ग, विभिन्न धर्मों के बीच में मैत्री और सहयोग का मार्ग वह एकेश्वरवाद में देखते हैं। मित्रों, राजा राम मोहन राय भारत ही नहीं, समूचे विश्व के धर्म दर्शन के इतिहास में वह पहले व्यक्ति हैं जो विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं और तुलनात्मक अध्ययन के बाद एक समन्वय का प्रयास कर रहे हैं। धर्मों में जो आडंबर का तत्व है, कर्मकांडी जो तत्व है, उसका वह निषेध करते हैं और धर्म का जो सच्चा स्वरूप है, धर्म का जो सत्व है, उसको हमारे सामने उद्घाटित करते हैं। गौर करने की बात है, भारतीय नवजागरण में जो धार्मिक अंतर्विरोध की बात या हिंदुत्व की बात की जाती है, जिसकी नुमाइंदगी आगे चल करके दयानंद करते हैं। जब हम दयानंद के बरक्स या नवजागरण के तिलक इत्यादि नायकों के बरक्स जब हम राजा राम मोहन राय को देखते हैं तो पाते हैं कि सच्चे अर्थों में धार्मिक समन्वय का, सर्वधर्म समभाव का एक उदार दृष्टिकोण, एक उदार चिंतन हमें राम मोहन राय के यहाँ दिखलाई पड़ता है। और हिंदू मुस्लिम जिस समन्वय की बात करते हैं, जो विभिन्न धर्म, ईसाइयों के साथ जो समन्वय की बात करते हैं, इसी समन्वय का एक जो सबसे उज्जवल रूप हमें दिखाई पड़ता है लगभग 70-80 साल बाद स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण में। एकेश्वरवाद की जमीन पर खड़े होकर के, वेदांत की जमीन पर खड़े होकर के राजा राम मोहन राय धार्मिक समन्वय की बात कर रहे हैं। और इस समन्वय को यदि हम सबसे उज्ज्वलतम रूप में देखना चाहते हैं तो आप आगे देखिए स्वामी विवेकानंद को। जब भी मैं स्वामी विवेकानंद को पढ़ा जब मैं, उनका एक कथन है कि मैं भारत का भविष्य वेदांती मस्तिष्क और इस्लामिक शरीर में देखता हूं।
हिंदुओं और मुसलमानों के समन्वय में ही इस महान राष्ट्र का भविष्य है। इस चिंतन के जो बीज हैं, विवेकानंद के इस चिंतन के जो बीज हैं, उन बीजों को हम राजा राम मोहन राय के यहां देख सकते हैं। आत्मीय सभा, यूनिटेरियन कमेटी और 1828 में आकर के ब्रह्म समाज। क्या है ब्रह्म समाज? कोई नया मत नहीं है, कोई नया धर्म नहीं है। सार्वभौमिक धार्मिक आस्था को लेकर के चलने वाला, जिसके दरवाजे सभी जाति के लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी राष्ट्रीयता के हों, धार्मिक विश्वास के हों, पंथ के हों, वर्ग के हों, जाति के हों, सबके लिए खुला हुआ है। तो एक धार्मिक समन्वयक के रूप में राजा राम मोहन राय की एक बड़ी भूमिका है। उसी तरह से आगे नवजागरण की जो प्रक्रिया है उसको गति देने में आधुनिक शिक्षा के प्रसारक के रूप में, मित्रों, भारत में जो आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हुई उसमें ईसाई मिशनरियों की एक बड़ी भूमिका है। चाहे वो श्री रामपुर का बैप्टिस्ट मिशन हो, चाहे वो फोर्ट विलियम कॉलेज हो, वेलेजिली के प्रयासों से, वारेन हेस्टिंग्स के प्रयासों से भारत में सार्वजनिक शिक्षा की शुरुआत हुई। लेकिन इनके प्रयासों में एक हिडन एजेंडा भी है, और वह हिडन एजेंडा है ईसाईयत का प्रसार। राजा राम मोहन राय वह पहले भारतीय हैं जो पाश्चात्य अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा की वकालत करते हैं। मित्रों, ध्यान से देखिए, राजा राम मोहन राय को वह व्यक्ति हैं जिन्हें भारतीय शास्त्रों का विधिवत ज्ञान है, संस्कृत के वह अच्छे जानकार हैं, उद्भट विद्वान व्यक्ति हैं। लेकिन जब शिक्षा की बात आ रही है तो वह माध्यम के रूप में अंग्रेजी की बात करते हैं और विषय के रूप में पश्चिमी जो ज्ञान विज्ञान है उसकी बात करते हैं। कई अध्येताओं ने राजा राम मोहन राय के इस स्टैंड का विरोध भी किया है। दिनकर के संस्कृत के 4 अध्याय में देखिए कि कहते हैं कि राजा राम मोहन राय जब शिक्षा के माध्यम का प्रश्न आया तो राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में से अंग्रेजी को चुनते हैं। वह हिंदुस्तानी या हिंदी भाषा और बंगला को, यानी जो देसी भाषाएं हैं, उन्हें भी शिक्षा के भाषा के माध्यम के रूप में चुन सकते थे, लेकिन वह ऐसा नहीं करते। कारण है इसके। शिक्षा के प्रसार के लिए राजा राम मोहन राय के जब कार्यों को हम देखते हैं तो 1817 में जो कलकत्ते में हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है, उसमें एक बड़ा योगदान, एक बड़ी भूमिका राजा राम मोहन राय की है। हेयर स्कूल की जब स्थापना होती है, बड़ी भूमिका राजा राम मोहन राय की है। एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना होती है, बड़ी भूमिका राजा राम मोहन राय की है। वेदांत कॉलेज की वह स्थापना करते हैं और अलेक्जेंडर डफ का वह भरपूर मदद करते हैं पश्चिमी ढंग के स्कूलों को स्थापित करने के लिए। तो शिक्षा के प्रसार में राजा राम मोहन राय भली भांति जान रहे हैं कि भारत में जो परिवर्तन होंगे, सदियों की जो जकड़न है, जो जड़ता है, वह तभी टूटेगी जब शिक्षा का प्रसार होगा, आधुनिक ढंग की शिक्षा का प्रसार होगा। समाज सुधारक के रूप में जब हम राजा राम मोहन राय को देखते हैं तो 1812 में इनके बड़े भाई की मृत्यु होती है और इनकी भाभी को जबरी सती करा दिया जाता है। इस घटना का इनके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। मन ही मन प्रतिज्ञा किया कि इस अमानुषिक प्रथा का मैं उन्मूलन करूंगा।
1818 से लेकर के 1830 तक 1828-29 तक वह सती प्रथा के विरोध में जनमानस निर्मित करते हैं। लेखों के माध्यम से, छोटी छोटी पुस्तिकाओं के माध्यम से वह सती प्रथा के विरोध में एक जनमानस तैयार करते हैं और अंततः उनको सफलता मिलती है। और जब यह सब कुछ कार्य कर रहे थे राजा राम मोहन राय, इतना आसान भी नहीं था। कलकत्ते का जो समाज है, जो पुरातन पंथी लोग हैं, वह टूट पड़े। राजा राम मोहन राय के ऊपर कई शास्त्रार्थ करना पड़ा। इन्होंने आत्मीय सभा बनाया, ब्रह्म समाज बनाया, तो पुरातन पंथियों ने धर्म सभा बनाया। तरह तरह के लांछन लगाए गए, व्यक्तिगत रूप से इनके ऊपर हमले भी किए गए, गालियां दी गईं, लेकिन झुके नहीं, अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए और अंततः राजा राम मोहन राय को सफलता मिलती है। उसी तरह से जाति पात को लेकर के, जाति पात के संबंध में एक और दिलचस्प अंतर्विरोध, राजा राम मोहन राय जाति प्रथा का विरोध करते हैं, उसका संपूर्ण रूप से उन्मूलन चाहते हैं। क्योंकि देश की दुर्दशा पे जब वह विचार करते हैं तो पाते हैं कि वह जाति प्रथा ही मूल चीज है, जिसके कारण यह जो देश है वह संगठित नहीं हो पाया, एकजुट नहीं हो पाया और बड़ी आसानी से बाह्य आक्रांताओं से परास्त होता गया, अंततः गुलाम बन बैठा। आगे देखिए, जब मैं लोहिया को पढ़ा, जब मैं अंबेडकर को पढ़ा, तो पाया इनका भी चिंतन यही कहता है कि जाति प्रथा ही वह मूल चीज है जिसने 1000 वर्षों की पराधीनता को देश पर संभव किया। तो जाति प्रथा को, जातिवाद को भारत के पतन और पराभव के मूल कारण के रूप में राजा राम मोहन राय देखते हैं। एक वज्र सूची संस्कृत का ग्रंथ है, इनका लिखा हुआ, मृत्युंजयाचार्य का लिखा हुआ, उस व्रज सूची ग्रंथ का राजा राम मोहन राय उसको प्रकाशित करते हैं और मनुस्मृति का, याज्ञवल्क्य स्मृति का, वेदों का हवाला देकर के यह सिद्ध करते हैं कि जो मूल वैदिक धर्म है उसमें जाति जन्य जो छुआछूत है, जो ऊंच नीच की भावना है, वह नहीं विद्यमान थी। लेकिन इनके व्यक्तिगत जीवन को जब हम देखते हैं, जब ये इंग्लैंड जाते हैं तो अपने साथ 2 ब्राह्मण रसोइये ले जाते हैं और तमाम बौद्धिकता के बावजूद, तमाम तार्किकता के बावजूद, तमाम कर्मकांडों और धर्म का जो बाह्य रूप है उसके विरोध के बावजूद, अंत समय में जब मृत्यु हो रही है राजा राम मोहन राय की, मिस कारपेंटर ने, जो उनकी सेविका थी, उनके मित्र कारपेंटर की पुत्री थी, उन्हें जो संस्मरण लिखा है कि एक महान भारत के एक महान व्यक्ति का अवसान हो रहा है और उसके कंधे से उसका जनेऊ यज्ञोपवीत भी लटक रहा है। तो विचार और व्यवहार में एक अंतर्विरोध हम यहाँ राजा राम मोहन राय के यहाँ देखते हैं। उसी तरह से स्वाधीन पत्रकारिता, भारत में जो स्वाधीन पत्रकारिता आती है, जो देसी पत्रकारिता है, तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद राजा राम मोहन राय वह भारतीय हैं जो भारत में देशज पत्रकारिता को स्थापित करते हैं। पत्रकारिता के संबंध में 1823 में जब पत्रकारिता को सीमित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए एक ऑर्डिनेंस आया, तो उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में प्रतिवेदन भेजते हैं, किंग काउंसिल में प्रतिवेदन भेजते हैं
और इन प्रतिवेदनों का एक ऐतिहासिक महत्व है। तो राजा राम मोहन राय वह व्यक्ति हैं जो स्वाधीन पत्रकारिता के लिए हुए प्रारंभिक संघर्ष करते हैं। इसी तरह से राजा राम मोहन राय के भाषा और साहित्य के विकास में जो उनका अवदान है, उस पर जब हम विचार करते हैं, आप फोर्ट विलियम कॉलेज और श्री रामपुर के बैप्टिस्ट जो मिशनरीज हैं उनके कार्यों को देखिए। जो देसी भाषाएं हैं, बंगला है, चाहे वो हिंदी है, चाहे उर्दू है, इनके विकास में इन सब का बड़ा योगदान है। लेकिन इनके यहाँ से जो किताबें प्रकाशित हो रही हैं उनको देखिए, उसमें क्या है? किस्से हैं, कहानियां हैं। राजा राम मोहन राय वह व्यक्ति हैं जो बंगला और हिंदी के गद्य को एक रूप देते हैं, एक व्यवस्था देते हैं और विषय वस्तु के रूप में धर्म दर्शन जैसे गूढ़ विषयों का निरूपण करते हैं। कहाँ किस्से कहानी लिखा जा रहा था और कहाँ हिंदी में, बंगला में वेदांत की बात हो रही है, एक ईश्वरवाद की बात हो रही है। सुकुमार सेन का बंगला साहित्य का इतिहास पढ़िए, स्पष्ट लिखते हैं कि राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा ही बंगला जो है वह अरबी, फारसी और संस्कृत के जकड़न से, के क्लिष्ट शब्दों से मुक्त हुई, वह व्यवहारिक भाषा के रूप में स्थापित हुई। तो एक साथ आप देखिए राजा राम मोहन राय को कि वह एक साथ बंगला भाषा के भी विकास के लिए, उसके निर्माण के लिए, उसके गद्य को एक व्यवस्था देने के लिए सक्रिय हैं और हिंदी के साथ भी छोटी छोटे लेखों के माध्यम से, लघु पुस्तिकाओं के माध्यम से, संवाद कौमुदी, ब्राह्मणिकल, ब्राह्मण सेवधि, बंगदूत के माध्यम से वह किस तरह से बंगला गद्य को, हिंदी गद्य को एक व्यवस्था देने का कार्य कर रहे हैं। बंगदूत की मैं बात कर रहा हूं, हिंदी का दूसरा समाचार पत्र है 1830 में जो प्रकाशित होता है। उसी तरह से संवाद कौमुदी पहला महत्वपूर्ण पत्र है जो किसी भारतीय के द्वारा, भारतीय प्रेस के द्वारा प्रकाशित किया गया। इसके पहले ऐसा नहीं है कि समाचार पत्र नहीं थे। बंगाल हरकारा था, कलकत्ता गजेट था, ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया था। लेकिन ये पत्र जो थे, इनके संचालक कौन थे? विदेशी थे। लेकिन जो संवाद कौमुदी है, फारसी में मिरातुल अखबार निकालते हैं। तो भाषा और साहित्य के विकास में भी एक बहुत बड़ा योगदान है। उसी तरह से संगीत के विकास में जो ब्रह्म संगीत, आगे जो रविंद्र संगीत दिखाई पड़ता है, उसका भी जो आरंभिक रचनाकार हैं, ब्रह्म समाज की जो सप्ताह में एक बार जो बैठक होती थी, उस बैठक में ब्रह्म संगीत का, यानी एकेश्वरवादी जो गीत हैं, भजन हैं, उनका गायन किया जाता था। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना संबंधी जो भजन है, उनका गायन किया जाता था। इन भजनों के आरंभिक रचनाकार राजा राम मोहन राय हैं। इसी तरह से जो राजनीतिक विचार जो हैं, इनके जो न्यायिक प्रशासनिक सुधार से संबंधित जो विचार हैं, उनको भी हमें देखना चाहिए। राजनीति के संबंधी जो राजा राम मोहन राय के विचार, जब उसको हम देखते हैं तो पाते हैं कि राजा राम मोहन राय को बहुत से लोग, बहुत विद्वान मानते हैं कि वह अंग्रेजों के दलाल थे। राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का जो द्वंद्व है, यह पूरे भारतीय नवजागरण की विशेषता है। बाद में यह द्वंद्व धीरे धीरे कम होता है और राष्ट्रीयता प्रधान स्वर बनता है। राजा राम मोहन राय ब्रिटिश शासन का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि इस ब्रिटिश शासन के कारण भारत में जो मध्यकालीन जड़ता है वह टूट रही है। आधुनिक चेतना का प्रसार हो रहा है, एक राजनीतिक स्थिरता आई है। मध्यकालीन अंतिम मुगल काल का जो अंतिम दौर है, उस दौर में जो राजनीतिक
अस्थिरता थी, प्रशासनिक जो अराजकता थी, उससे एक हद तक मुक्ति मिली। इन कारणों से राजा राम मोहन राय ब्रिटिश राज को भारत के लिए एक ईश्वरीय प्रसाद मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ, और इसी कारण वह चाहते हैं कि अगले 50 साल तक ब्रिटिश राज कम से कम भारत में बना रहे। लेकिन दूसरी तरफ राजा राम मोहन राय वह व्यक्ति हैं जो ब्रिटिश राज के कारण भारतीय किसानों की जो बर्बादी हुई, ब्रिटिश राज के कारण जो लूट मची हुई है, जिस लूट का व्यवस्थित अध्ययन आगे चल के दादा भाई नौरोजी ने किया था, उसका भी उन्हें बोध है। तो राजनीतिक चेतना के लिहाज से जब हम राजा राम मोहन राय को देखते हैं तो पाते हैं कि एक बेहद सजग व्यक्ति के रूप में बराबर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पे उनकी निगाह है। चाहे वो दक्षिण अमेरिका में जो स्पेन के उपनिवेश हैं, उसमें जो स्वाधीनता संघर्ष चल रहा है, इटली में नेपल्स में जो विद्रोह हो रहा है, आयरलैंड में ब्रिटिशों के द्वारा जो कैथोलिकों पर अत्याचार हो रहा है, सब पे उनकी निगाह है। फ्रांस की क्रांति से वह प्रभावित होते हैं, अमेरिका के स्वाधीनता संघर्ष से वह प्रभावित होते हैं। वो है ना वैदिक उक्ति, आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, जहां से भी अच्छे विचार आए उन विचारों का राजा राम मोहन राय स्वागत करते हैं। तो राजनीतिक चेतना के लिहाज से एक बेहद सचेत, बेहद जागरूक व्यक्ति के रूप में, स्कॉलर के रूप में हम राजा राम मोहन राय को पाते हैं। उसी तरह से न्याय व्यवस्था में देसी जजों की नियुक्ति का जो प्रश्न उपस्थित हुआ, उसमें भी राजा राम मोहन राय प्रतिवेदन देते हैं। इंडिया काउंसिल के सामने जब विदेश वह लंदन गए हुए, इंडिया काउंसिल के सामने शिक्षा को लेकर के, न्याय को लेकर के, राजस्व को लेकर के वह अपना पक्ष ब्रिटिश सरकार के सामने रखते हैं। और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, आज से 2 साल पूर्व एक भारतीय व्यक्ति अपनी सोच में इतना प्रगतिशील है। उस जमाने में वह बात करते हैं न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों पृथक पृथक हों। देश के विभिन्न हिस्सों में छोटे छोटे न्यायालय स्थापित किए जाएं। जमींदारों के शोषण से किसानों को मुक्ति मिले, राहत मिले, इसके लिए जिलाधीश का नियमित अपने क्षेत्र में दौरा हो। वह फ्री ट्रेड की बात करते हैं। भारत के व्यापार पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार है, उसके खात्मे की बात करते हैं। और आश्चर्य हुआ, खुशी हुई कि कितनी उन्नत चेतना थी, कितना दूरदर्शी व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय। 1831 में फ्रांस के विदेश मंत्री को वह पत्र लिखते हैं और उस पत्र में वह एक वैश्विक संस्था की बात करते हैं। लीग ऑफ नेशन तो बहुत बाद में गठित हुआ, उसके पहले राजा राम मोहन राय एक वैश्विक संस्था की बात करते हैं, बिना पासपोर्ट के मुक्त आवाजाही की वकालत करते हैं। अब हम राजा राम मोहन राय की जो अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति है, अंतर्राष्ट्रीय जो मान्यता है, उस पे आते हैं। वेदांत सार जो 1816 में राजा राम मोहन राय ने लिखा और 1820 में जो प्रीसेप्ट ऑफ जीसस लिखा, इन कृतियों के कारण राजा राम मोहन राय की ख्याति सिर्फ इंग्लैंड में ही नहीं, फ्रांस और जर्मनी में ही नहीं, अमेरिका तक फैल गई थी। जिस एकेश्वरवाद की राजा राम मोहन राय वकालत करते हैं, उस एकेश्वरवाद की पक्षधरता के कारण पश्चिम के लोगों को आश्चर्य हुआ कि एक गुलाम देश का यह व्यक्ति अद्भुत मेधा वाला है, जो एक साथ
हिंदू शास्त्रों में भी उतना ही पारंगत है जितना ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट में। कुछ अखबारों ने, कुछ अंग्रेज विद्वानों ने कहा है कि उस समय पूरे भारत में धार्मिक मसलों पर राजा राम मोहन राय से शास्त्रार्थ करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। इस ढंग के स्कॉलर राजा राम मोहन राय थे। तो ये तमाम बातें राजा राम मोहन राय का जो पूरा चिंतन है कि हर तरह की संकीर्णता से मुक्त एक खुलापन, जो इनकी जो राष्ट्रीयता है, उस राष्ट्रीयता में एक स्थूलता नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय भाव, एक विश्व भाव है। और यही विश्व भाव आगे चलकर के हमें रविंद्रनाथ ठाकुर के यहां दिखाई पड़ता है। तो राजा राम मोहन राय ऐसे व्यक्ति रहे। तो शिक्षा के क्षेत्र में, धार्मिक समन्वय के क्षेत्र में, स्वाधीन पत्रकारिता के विकास के क्षेत्र में, स्त्री अधिकारों की बहाली के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय की एक बड़ी भूमिका, एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी भूमिका के कारण ही इन्हें पुनर्जागरण का पुरोधा कहा गया, नवजागरण का अग्रदूत कहा गया, आधुनिकता का जनक कहा गया। अब जरा हम इनके व्यक्तिगत जीवन को देखिए। 1816 से लेकर के 1823 तक लगातार राजा राम मोहन राय शास्त्रार्थ कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। किसके साथ? कलकत्ते के जो पुरातन पंथी लोग हैं उनके साथ, पंडितों के साथ, पुरोहितों के साथ। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस किताब लिखने के बाद वह लगातार ईसाई मिशनरियों के साथ बहस कर रहे हैं। वे ईसाई मिशनरी जो लगातार हिंदू धर्म के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, अभद्र भाषा में, अभद्र ढंग से, इनके साथ वह बहस कर रहे हैं। किसके माध्यम से? छोटी छोटी पुस्तिकाओं के माध्यम से, लेखों के माध्यम से। प्रत्यक्ष शास्त्रार्थ भी कुछ लोगों के साथ इनका होता है, और हर शास्त्रार्थ में, हर बहस में वह विरोधी को निरुत्तर कर देते हैं। ऐसा गहन अध्ययन राजा राम मोहन राय का है। उस व्यक्ति की अध्ययनशीलता का मैं कायल हूं। एक बार मजेदार वाकया है कि मूल बाइबिल का जो मंतव्य है उसकी जानकारी के लिए वे हिब्रू सीखते हैं, ग्रीक सीखते हैं। एक बार कलकत्ते में एक व्यक्ति इनके पास आया और कहा कि मैं तंत्र की फला पुस्तक पे आपके साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। राजा राम मोहन राय वह पुस्तक नहीं पढ़े थे, उनके पास वह पुस्तक उपलब्ध नहीं थी। कहीं अन्यत्र से वह पुस्तक उपलब्ध कराएं और एक दिन बाद वह उससे उस विषय पर बहस करते हैं। अद्भुत किस्म की स्मरण शक्ति, यह स्मरण शक्ति आगे चलकर के हम स्वामी विवेकानंद में देखते हैं। तो ऐसे थे राजा राम मोहन राय। एक तरफ सार्वजनिक जीवन में वह लगातार उलझे हुए हैं, तमाम तरह के झंझावटों को झेल रहे हैं। दूसरी तरफ पारिवारिक जीवन भी उनका कम उथल पुथल भरा नहीं था। पारिवारिक जीवन क्या था? पिता से मतभेद, माता से मतभेद, अंत तक माता से मतभेद रहा। लेकिन बड़ा व्यक्ति वह होता है जो तमाम अवमानना, अपमान स्थितियों में भी अपने विवेक को, अपनी सदाशयता को खोता नहीं है। तमाम विरोध के बावजूद माता के प्रति यह कभी अशिष्ट नहीं हुए। इनकी माता ने, अपनी सगी माता ने इन्हें जायदाद से बेदखल करने के लिए मुकदमा दायर किया था। अंततः वह मुकदमा हार गई। बड़े भाई के बेटे गोविंद प्रसाद ने इनके विरुद्ध निजी जायदाद जो बनाई गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, उसमें हिस्सा कसी के लिए मुकदमा दायर किया था। वह भी हार गया। सौतेली माता के साथ मिलकर के फिर वह 1823 में मुकदमा दायर करता है, वह भी खारिज हो गया। इनके बेटे के ऊपर
घूसखोरी का एक फर्जी मुकदमा दायर किया जाता है, अंत में वह बरी होता है। ये सब बातें बताने का मेरा सिर्फ यही मकसद है कि व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत उथल पुथल इनके रहा है, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद अपने सुधार कार्यों के कारण, शास्त्रों की सच्ची व्याख्या, एकेश्वरवाद के पक्ष में सच्ची व्याख्या करने के कारण लगातार कलकत्ते की पारंपरिक समाज के द्वारा जो इनका विरोध किया जा रहा है, उससे कभी, इन स्थितियों से कभी टूटते नहीं है। एक अदम्य इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति, और इनके जो व्यक्तिगत जीवन को पढ़िए, मिस कॉलेट की जब जीवनी है, मैं दुख के साथ कहना चाहूंगा कि हिंदी में इनके संबंध में कुछ भी उपलब्ध नहीं है। नागेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय का बंगला में लिखित जीवनी है, मिस कॉलेट का लिखा हुआ जीवनी है, मणि बागची का लिखा हुआ जीवनी है। मैं अपील करता हूं जो युवा अध्येता हैं, स्कॉलर हैं, कि वे इस दिशा में सक्रिय हों, वे इस दिशा में सक्रिय हों। मित्रों, अभी हिंदी में सिस्टर निवेदिता को लाने की जरूरत है, राजा राम मोहन राय को लाने की जरूरत है, देवेंद्रनाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन को लाने की जरूरत है। इनकी रचनावली का हिंदी में अनुवाद होना चाहिए। सिस्टर निवेदिता का 150वीं जयंती कुछ वर्ष पहले बीती, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। अभी हम लोग के बहुत आदरणीय गुरुदेव प्रोफेसर अवधेश प्रधान ने मास्टर एज आई सा हिम का अनुवाद स्वामी जैसा मैंने देखा किया है, बहुत बढ़िया अनुवाद है। तो नवजागरण के जो नायक हैं उनके अनुवाद होने चाहिए। इस दिशा में हम सबको सोचना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। राजा राममोहन राय का जो व्यक्तित्व है, मैं बता रहा था कि इनके भतीजे गोविंद प्रसाद ने इनके ऊपर मुकदमा दायर किया है, लेकिन बाद में वह मुकदमा हार जाता है, इनसे आकर माफी मांगता है। सहृदय प्रवृत्ति के हैं, माफ कर देते हैं। आजीविका का संकट है उसके सामने, माफी नहीं करते हैं। दिग्बी साहब से कह करके वह उसे आबकारी दरोगा भी बना देते हैं। ऐसे उदार हृदय के हैं। और सुरुचि संपन्नता कितनी, इतना व्यस्त सार्वजनिक जीवन। सोचिए, जो व्यक्ति बाइबिल को पढ़ रहा है, हिंदू शास्त्रों का गहन अध्ययन कर रहा है, कितना व्यस्त समय रहा होगा। आत्मी सभा है, यूनिटेरियन कमेटी है, प्रेस चला रहा है, पत्रिकाएं निकाल रहा है, गद्य लिख रहा है। कितना व्यस्त शेड्यूल है उनका, व्यस्त दिनचर्या है। लेकिन जब भी राजा राम मोहन राय बाहर निकलते थे तो वेल ड्रेस्ड होकर के निकलते थे। दुसाला रहता था, पगड़ी बंधी रहती थी, उनकी मान्यता थी, विश्वास था कि ईश्वर के दरबार में जब भी जाओ सज संवर के जाओ। ऐसी सुरुचि संपन्नता, एक बेहद व्यवस्थित जीवन, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो वेशभूषा हो, सब में एक व्यवस्थित जीवन हम पाते हैं। और कहां समाज सुधारक, कहां सत्य के अन्वेषक, कहां संपादक, पत्रकार। राजा राममोहन राय का एक यह भी रूप है कि वह नृत्य के, संगीत के शौकीन हैं। इंग्लैंड प्रवास के दौरान बीमारी की अवस्था है, बीमार हो चुके हैं, आर्थिक संकट है, लेकिन जब भी मौका मिलता है ड्रामा देखने वह जरूर जाते हैं। पश्चिम जब इंग्लैंड गए, यह जो मान सम्मान मिला राजा राममोहन राय को इंग्लैंड में, वहां का जो विद्वत समाज है, जो एरिस्टोक्रेट सोसाइटी है, कुलीन समाज जो है, वहां के राजा के साथ, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ इनका भोज होता है। जगह जगह इनका अभिनंदन किया जाता है, कई चर्चों में इनके भाषण कराए जाते हैं। ऐसी स्वीकार्यता, ऐसी मान प्रतिष्ठा राजा राममोहन राय को विदेश में मिली। और जहां तक मेरी जानकारी है कि वह पहले भारतीय हैं आधुनिक काल के जिन्हें
ऐसी स्वीकृति मिल रही है। 1824 में ही आप सोचिए कि राजा राम मोहन राय के किताबों का विज्ञापन, उस पर समालोचना फ्रांस की पत्रिकाओं में छप रही है। 1824 में ही फ्रांस एशियाटिक सोसाइटी का इन्हें मानद सदस्य नियुक्त किया जाता है। आप सोचिए, जब इनकी मृत्यु होती है तो अमेरिका के अखबारों में इनकी मृत्यु का खबर छपती है। कहने का मतलब यह है कि राजा राम मोहन राय एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व निर्मित हुआ था। वह पहले ब्राह्मण हैं। आप सोचिए, उस दौर में जब समुद्र यात्रा को पाप समझा जाता था, तब राजा राम मोहन राय समुद्र यात्रा कर रहे हैं। एक कारण था, इंग्लैंड क्यों गए ये? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के एलची दूत बनकर के यह गए। मुगल बादशाह ने इनको राजा की उपाधि दी थी। जो इन्हें पेंशन मिलती थी, उस पेंशन में इजाफा कराना चाहते थे मुगल बादशाह, और उसी संबंध में यह गए दूत बनकर के इंग्लैंड। दूसरी बात थी, यह पश्चिम का जो धर्म है, पश्चिम का जो चिंतन है, जो भौतिक उन्नति है, उसको वह प्रत्यक्ष देखना चाहते थे और वह तत्कालीन मान्यताओं से डरे नहीं, घबराए नहीं। राजा राम मोहन राय वह पहले व्यक्ति हैं जो मलेच्छ भाषा में, अर्थात अंग्रेजी में, हिंदी में, बंगला में संस्कृत के पवित्र शास्त्रों का अनुवाद कर रहे हैं। इस पे भी कलकत्ता का जो पारंपरिक समाज है वो आग बबूला हो रहा है। मूर्ख क्या कर रहा है? वेदों को, शास्त्रों को जन सुलभ बना रहा है। घोर कलयुग है। और कुछ पुरोहितों ने तो कासिम बाजार में जो महामारी फैली, उस महामारी को राजा राम मोहन राय के इन अधार्मिक कृत्यों का दुष्परिणाम बताया। तो बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्तित्व, अपने समय से काफी आगे की सोच रखने वाले व्यक्तित्व, आध्यात्मिक प्रकृति के, धार्मिक प्रकृति के हैं, लेकिन राजा राम मोहन राय मूलतः समाज सुधारक हैं, धर्म साधक नहीं। समाज धर्म के माध्यम से, शास्त्रों, नीरछीर विवेक के द्वारा शास्त्रों का विवेचन करके, उनके मूल्य मंतव्यों को उद्घाटित करके यह युगीन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और आप देखिए, 70-80 साल बाद स्वामी विवेकानंद क्या कह रहे हैं? आत्मो मोक्षार्थम जगत द्वित आय चय। अपनी मुक्ति के साथ जगत का हित, इस भाव का सूत्रपात हमें राजा राम मोहन राय के चिंतन में होता है। समय हो गया है लगभग 1 घंटा, बातें बहुत हैं, समेटना चाहिए। मित्रों, उस जमाने में जब लगातार हिंदू धर्म पे, भारत पे, समाज पे आक्रमण हो रहे थे, एक महिला मिशनरीज थी। उन्होंने कहा, लिखा है, क्रिस्टलाइज्ड इमोरलिटी एंड हिंदुइज्म आर सेम। अर्थात ठोस घनीभूत जो अनैतिकता है और जो हिंदुत्व है, वह दोनों एक है। ऐसे समय में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ, जब लगातार धर्म पर, संस्कृति पर, समाज पर प्रहार किया जा रहा था पश्चिम के लोगों के द्वारा। ऐसे समय में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ जब कुछ तुच्छ लोचाचारों को ही धर्म मान लिया गया था देसी लोगों के द्वारा। घोर अज्ञानता, घोर अंधविश्वास। तो 2 मोर्चों पर राजा राम मोहन राय लड़ रहे हैं। एक, अपने यहाँ का जो दकियानुसी समाज है, रोणीपंथी समाज है, उससे टकरा रहे हैं, और दूसरी तरफ पश्चिम के गर्वोन्नत लोगों के द्वारा, उपनिवेशवादी अहंकार में चोर मिशनरीज के द्वारा लगातार भारतीयों पे जो आक्रमण किए जा रहे हैं, बौद्धिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, उसके विरुद्ध राजा राम मोहन राय मोर्चा ले रहे हैं। लेकिन
इस संघर्ष में, इस टकराहट में कहीं भी राजा राम मोहन राय की भाषा असंयमित नहीं होती है, अशिष्ट नहीं होती है। एक जो लोकतांत्रिक भाव है, शास्त्रार्थ भी वह करते हैं तो पूरी शिष्टता के साथ, पूरी गरिमा के साथ। ऐसे हैं राजा राम मोहन राय। आप पूरे भारतीय नवजागरण को देखिए। लोग कहते हैं कि अंग्रेजों के आने के कारण इस देश में नवजागरण संभव हुआ, प्रभाव पड़ा, मानता हूं। रामविलास शर्मा जी को आप पढ़िए, उन्होंने लिखा है कि यदि अंग्रेज नहीं आए होते तो भी नवजागरण होता, ऐसी ऐतिहासिक परिस्थितियां थीं। ठीक उसी तरह से जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा ना, यदि इस्लाम ना भी आया होता तो भारत भक्ति साहित्य का 16वां आना वैसा ही होता जैसा कि वह आज है। तो राजा राम मोहन राय पश्चिम के आलोक में अपनी प्राचीन परंपरा से प्रेरणा ग्रहण करके जागरण और सुधार का विराट उद्यम कर रहे हैं। राजा राम मोहन राय यदि भारतीय नवजागरण की पुरोधा हैं तो भारतीय नवजागरण का सबसे प्रखरतम रूप अगर आपको देखना है तो वह मिलेगा स्वामी विवेकानंद के यहाँ। दिलचस्प बात है कि वेदांत का सहारा राजा राम मोहन राय भी लेते हैं और वेदांत का सहारा विवेकानंद भी लेते हैं, लेकिन दोनों के वेदांत ग्रहण में अंतर है। वेदांत के माध्यम से, वेदांत का आश्रय लेकर के राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद की स्थापना करते हैं और वेदांत का सहारा लेकर के, वेदांत के अमृत मंत्र के द्वारा विवेकानंद इस मरणासन्न राष्ट्र में नई चेतना का, नई स्फूर्ति का संचार करते हैं। वो पढ़िए उनका आह्वान, आग्नेय आह्वान, क्या अमृत के पुत्रों जब कहते हैं, जब कहते हैं कि मनुष्य को पापी कहना सबसे बड़ा पाप है। भारतीय नवजागरण जो है पश्चिम से प्रेरित है, प्रभावित है, ठीक है, लेकिन नवजागरण के सारे नायक पश्चिम से प्रेरित, प्रभावित नहीं है। दो उदाहरण दूंगा, एक स्वामी दयानंद सरस्वती को देखिए और दूसरे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को देखिए। ये दोनों विशुद्ध देशज परिस्थितियों, परिवेश, प्रेरणा की उपज हैं। राजा राम मोहन राय तो पश्चिम के ज्ञान विज्ञान चिंतन से भली भांति परिचित हैं। मिशनरियों से, ब्रिटिश अधिकारियों से उनका निकट का संबंध है। मिल को जानते हैं, बेंथम को वह जानते हैं। पश्चिम के इतिहासकारों, साहित्यकारों से वह परिचित हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से वह परिचित हैं। लेकिन रामकृष्ण परमहंस को देखिए, टूटी फूटी बंगला बोलते हैं, ठीक से अभिजात्य शिष्ट बंगला भी वह नहीं बोल पाते हैं। लेकिन क्या बात है कि इस अज्ञानी निरक्षर दक्षिणेश्वर के साधु से मिलने के लिए एक समय ऐसा आता पूरा कलकत्ता टूट पड़ता है। जिस कलकत्ते में केशव चंद्र सेन की बहुत ख्यात थी उसकी वाग्मिता के कारण। केशव चंद्र सेन आते हैं, देवेंद्रनाथ ठाकुर आते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आते हैं, बंकिम आते हैं, गिरीश चंद्र घोष आते हैं। कौन कौन नहीं आता है किसके पास, जो ठीक से, जो बिल्कुल अनपढ़ है। दयानंद सरस्वती को देखिए, उन्हें सिर्फ भारतीय शास्त्रों का ज्ञान है, संस्कृत में ही बोलते थे। पश्चिम का जो चिंतन है, मानवतावादी, लोकतंत्रवादी, राष्ट्रीय चिंतन, कोई उन विशेष ज्ञान नहीं था, कोई परिचय नहीं था। तो पूरा जो भारतीय नवजागरण है, इस नवजागरण की जितनी प्रवृत्तियां हैं, परंपराएं हैं, उन परंपराओं का श्री गणेश हम राजा राम मोहन राय के चिंतन में, उनके कृतित्व में देखते हैं। ठीक 1 घंटा हो चुका है और मुझे लगता है कि अब नहीं बोलना चाहिए। बातें तो बहुत हैं, कुछ चीज़ें छूट रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुख्य बातों को मैंने कहा। नवजागरण के जो निष्कर्ष हैं, नवजागरण का जो प्रदेय है, वह यह है
के नायकों ने एक ऐसे समय में हमारी संस्कृति की, हमारी अस्मिता की रक्षा की, जब हम एक ऐसी सभ्यता के साथ भारत का सामना हुआ था जिसके पास विज्ञान की शक्ति थी, जिसका विश्व के अधिकांश भूभाग में शासन था। इन नवजागरण के नायकों में ऐसे संकटग्रस्त समय में राष्ट्रीय अस्मिता को मरने से बचाया। सोचिए, बहुत निकट संबंध था। एक समय ईसाई मिशनरियों को यह विश्वास हो गया था कि राजा राम मोहन राय ईसाई बन जाएंगे। कल्पना कीजिए यदि राजा राम मोहन राय ईसाइयत को स्वीकार कर लिए होते, क्या स्थिति होती। तो इन लोगों ने, राजा राम मोहन राय जैसे नायकों ने शास्त्रों का युगानुकूल भाष्य किया। इन्होंने उस समय की जो आवश्यकता थी धार्मिक समन्वय को, उसको प्रतिष्ठित किया। इन लोगों ने भारत के इतिहास का जो गौरवशाली पक्ष है, ये काफी कुछ कार्य विलियम जोन्स लोग कर चुके थे, उस गौरवशाली इतिहास से भारतीयों को परिचित कराया। और इनके सारे प्रयत्नों के फलस्वरूप कलकत्ता का जो भद्र लोक है उसमें हलचल होती है। भारत में एक नए ढंग के चैतन्य का, कपित का प्रसार होता है। अनायास ही नहीं, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भारत पथिक कहा है राजा राम मोहन राय को। जकरियास की एक किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो भारतीय नवजागरण है उसके कई नायक हैं जो दिखलाई पड़ते हैं, लेकिन इन नायकों में सबसे बड़ा प्रदेय यदि किसी का है तो वह है राजा राम मोहन राय और उनके ब्रह्म समाज का। आप देखिए ब्रह्म समाज की लहर छींटे कहां तक जाते हैं, केशव चंद्र सेन तक। भले ही राजा राम मोहन राय का जो ब्रह्म समाज है, देवेंद्र ठाकुर और केशव चंद्र सेन का, उसमें फर्क हो, इसके छींटे महाराष्ट्र तक जाते हैं। तो राजा राम मोहन राय का जो पूरा व्यक्तित्व है, उनका जो कार्य है, वह अतुलनीय है। उन्हें सही ही आधुनिक भारत का जनक कहा गया है। मैक्स मुलर ने उनकी बड़ी प्रशंसा की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ रहा था, भूरी भूरी प्रशंसा की है पंडित नेहरू। तो जितने पश्चिम के स्कॉलर हैं, भारतविद हैं, प्राच्यविद हैं, वह राजा राम मोहन राय के अवदान की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। 1949 में विश्व मानवाधिकार सम्मेलन आयोजित किया गया है। उसमें प्रदर्शनी लगी हुई है, जिस प्रदर्शनी में राजा राम मोहन राय के 4 दस्तावेज प्रकाशित किए जाते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि राजा राम मोहन राय के कार्यों की वैश्विक स्वीकृति कितनी थी। स्पेन के संविधान की एक प्रति राजा राम मोहन राय को समर्पित की गई है। आप सोच सकते हैं कि कद कैसा था राजा राम मोहन राय का। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी कुछ मैंने भारतीय नवजागरण और राजा राम मोहन राय की भूमिका को आप लोग के सामने स्पष्ट करने में सफल रहा हूँगा। और पूरे भाषानामा की टीम को बहुत बहुत बधाई। नौजवान लोग हैं आप, हम लोग तो पुरखे हैं, बहुत बूढ़े हो चुके हैं। 2003 का एमए है और बीएचयू का यह करंट बैच है जो भाषानामा जैसी एक अकादमिक गतिविधि संचालित कर रहा है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे मित्रों, अनुजों। इसी तरह से लगे रहिए और सार्थक करते रहिए। आप सभी सुधी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, प्रणाम।